जो ख़वातीन हामला होती हैं इन्हें नहीं पता होता देही इलाके में कि इनकी खुराक क्या होनी चाहिए, किस तरह इन्हें उसे मैनेज करना है सिस्टम को। इस हवाले से आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? एनीमिया से और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेगनेंसीज एबॉर्शन की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो एक खातून के कितने ऑपरेशन हो सकते हैं जो मेडिकली जिसे कहा जाए दे तो इस लालच के चक्कर में वो 6 ऑपरेट करवाने के लिए तैयार रहते हैं? उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमें डोनर की कोई आइडेंटिटी पता नहीं होती कि वो कौन है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी एज क्या है। थैलेसीमिया पे जो मरीज़ हैं इन्हें ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि थैलेसीमिया जो मर्ज़ है ये फैलती कैसे है, इसकी क्या वजूहत हैं, फिर बात करेंगे कि ब्लड कौन कौन देता है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात झंग शहर की मशहूर डॉक्टर सुमेरा आरिफ साहिबा से करवा रहा हूं। गायनकोलॉजिस्ट हैं और गायनी में बड़ी माहिर हैं। इसके अलावा आपको एक और जो मेरे दूसरे सेगमेंट में प्रोग्राम के ठीक 5 मिनट बाद उनसे बात होगी, वो ब्लड पे होगी कि जो लोग खून देते हैं, अतिया करते हैं, उसका तरीका कार क्या होता है, उस पर तफसीली आज इनसे गुफ्तगू होगी। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल आम तौर पर तासुर ये है कि जो डिलीवरी केसेस हैं ये नॉर्मल नहीं होते, इसकी क्या वजूहत? डिलीवरी केसेस तो अभी भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि हमारा जो रूरल एरिया है वो ज़्यादातर दाइज और LHVs के पास ट्रेन होता है। जी। तो वो THQs में, RHCs में और DHQs में कम आते हैं, इसलिए ये तासुर गलत है कि अब नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं होती, C सेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। असल में डिलीवरीज़ हो रही होती हैं लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं आती। तो अच्छा। ये तासुर लोगों का गलत है कि C सेक्शन की रेशो ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, एक और बात कि कम उम्री की जो शादियाँ होती हैं वो भी कहते हैं कि शरह अमवात में भी इजाफे का बाइस बनती हैं, ख़वातीन की ख़ास तौर। कम उम्री में की शादी में हम लेंगे 18 ईयर्स से कम, क्योंकि उसमें बच्ची अभी इतनी मैच्योर नहीं होती, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती और कम उम्री में बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनका इंसिडेंस ज़्यादा है, जिसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्शिया है, एक्लेम्शिया है। और ख़ास तौर पे कम उम्री में शादी होती भी रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में नहीं होती। तो रूरल एरियाज़ में उन्हें वो फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती जो कि कम उम्री के लोगों को देना चाहिए। तो इसलिए कम उम्री की शादियां जो है वो मसाइल का बाइस बनती हैं। यानी नहीं करनी चाहिए। जैसे आम गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है कि इस मैसेज को आम किया जाए कि कम उम्री की शादियां नहीं करनी चाहिए। हाँ, एटलीस्ट 18। अच्छा, ये एक एज तो कंफर्म है कि 18 के बाद आप जो है ना। हाँ। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब कि जो ख़वातीन हामला होती हैं इन्हें नहीं पता होता देही इलाके में कि इनकी खुराक क्या होनी चाहिए, किस तरह इन्हें उसे मैनेज करना है सिस्टम को। इस हवाले से आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? देखिए, बैलेंस्ड डाइट तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारा चाहे रूरल एरिया है चाहे अर्बन, बैलेंस्ड डाइट तो कहीं भी नहीं है। प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। अब तो अवेयरनेस काफ़ी है कि LHVs हैं जो घरों में जाके लोगों को बताती हैं और सप्लीमेंट्स भी देती हैं। उसके बावजूद सप्लीमेंट देने का तरीका प्रॉपर नहीं बताया जाता कि 9 माह वो सप्लीमेंट खा के भी हमारे पास एनीमिया से बहुत सारी इमरजेंसीज गायनी में आ रही होती हैं। एनीमिया से और बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेगनेंसीज एबॉर्शन की रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है, एंटीपार्टम हेमरेज होता है, बाद में डिफ़िकल्ट डिलीवरीज़ हैं, PPH है। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएँ, कॉलेजेस लेवल पे, और ये प्रोग्राम किए जाए, बच्चियों को बताया जाए कि आपने अच्छी डाइट कैसे लेनी है। और दूसरा, पेरेंट्स को भी ये जो बेटा बेटी का फ़र्क है, ये भी एक चक्कर है। हाँ, ये भी ख़त्म करना होगा कि बेटी को भी उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि उसने शादी होकर ससुराल में भी जाना है और माँ भी बनना है।
तो उसको ज़्यादा अच्छी खुराक की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब एक और बात बड़ी कि बेटे के चक्कर में 5-5 ऑपरेशन 4-4 ऑपरेशन करवा देते हैं औरतों के, तो एक खातून के कितने ऑपरेशन हो सकते हैं जो मेडिकली जिसे कहा जाए? देखिए मेडिकली तो अगर आप इस लिहाज से देखें कि हर प्रेगनेंसी के साथ मसाइल बढ़ते हैं, जितनी ग्रेविडिटी बढ़ती जाती है उतने मसाइल बढ़ जाते हैं। बाकी जो ऑपरेशंस का ताल्लुक है, आप ट्रेंड लोग अगर सर्जरीज़ करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेटे के लिए ऑपरेशन करवाए जाना वो गलत है। अच्छा, ये मैंने देहात में वैसे आम देखा है, 1-2 केस मेरे गुज़श्ता दिनों ही मेरे सामने आए कि 4-4 5-5 बच्चियाँ थी उनकी, कि हम छठे की कोशिश में है कि अल्लाह करे कि हमें बेटा दे दे, तो इस लालच के चक्कर में वो 6-6 ऑपरेट करवाने के लिए तैयार रहते हैं। इस सोच को चेंज करने के लिए तो अभी बहुत टाइम दरकार है कि सिर्फ ऑपरेशन जो है वो बेटे के चक्कर में करवाए जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बात, जब ऑपरेशन होता है तो उसमें ख़ास तौर पर ब्लड की ज़रूरत होती है। जी, आप जी। कहती होंगी कि उनके जो वर्षा साथ होते हैं उन्हें कि ब्लड आप अरेंज कर लीजिए। इसमें ख़ास तौर पर बात ये होती है कि पता ही नहीं चलता, वो जाते हैं बाहर से ब्लड ख़रीद के ले आते हैं, कोई अपना नहीं देता। तो इस हवाले से बताएं कि एक शख्स कितना ब्लड दे सकता है, किस एज तक दे सकता है, और फिर ये जो बाहर से ख़रीद के लाते हैं वो कितने % ठीक होता है? जो एज को, इसको हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में कर लेते हैं। जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, एडल्ट 18 से 50 इयर्स तक, वो हर 3 माह के बाद एक पिंड डोनेट कर सकता है। बाकी जो बाहर से ख़रीदा हुआ ब्लड है उसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं। मैं DHQ पे एज अ BTO काम कर रही हूँ 2020 से, और हम इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। उसके बजाय हम अपना स्टॉक इम्प्रूव करते हैं, अपने डोनर्स को बुला के ब्लीड करवा के उन एमरजेंसीज़ को डील करते हैं और बाहर के ब्लड को डिस्करेज करते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमें डोनर की कोई आइडेंटिटी पता नहीं होती कि वो कौन है, उसकी हेल्थ क्या है, उसकी एज क्या है, उस ब्लड की स्टोरेज का क्या सिलसिला है, उसकी स्क्रीनिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, इसलिए हम उस ब्लड को डिस्करेज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जैसे आपने कहा है कि क्रॉस मैच का भी चक्कर होता है। हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर झंग की मैं बात करूँ, झंग से बाहर भी बहुत सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ होंगी जहाँ पता ही नहीं होता कि डॉक्टर चेक कर रहा है या उसका कोई असिस्टेंट बैठा कोई काम कर रहा है ऐसे टेस्ट में। तो इसमें आप किस तरह उसे क्लियर करती हैं कि कैसे लोगों से टेस्ट करवाने चाहिए, वो रिकमेंडेड कौन सी ऐसी लैब्स हैं जहाँ जाना चाहिए, ना कि ये जो मसलन आप गुजर रोड पे ही जाएं तो आपको हर तीसरी शॉप पे एक लैब ही मिलती है? जो लाइसेंस्ड ब्लड बैंक है, चाहे वो DHQ है या वो कोई बाहर का है, अब झंग में काफ़ी ब्लड बैंक लाइसेंस्ड हैं। DHQ का ब्लड बैंक है, माइस का है, कनीज़ फातिमा है, निगत हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। अब झंग में काफ़ी लाइसेंस्ड ब्लड बैंक है। अगर उनका ब्लीड किया हुआ ब्लड है तो डेफिनेटली लाइसेंस जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू दिया जाता है, जिसमें उनकी हर चीज़ को, उनके रिकॉर्ड को, उनके टेक्नीशियंस को, उनके डॉक्टर को टेस्ट करने के बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता है, तो वो ब्लड ठीक है। लेकिन आम तौर पर हमें ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि इन लैब्स पे मेरा ख्याल एतबार नहीं करना चाहिए जहाँ डॉक्टर मौजूद ना हो। लैब्स की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लैब्स तो नहीं, ब्लड बैंक इज़ सेपरेट फ्रॉम लैब। ये तो आइडिया ही सेपरेट है। तो लैब्स को तो हम डिस्करेज करते हैं। लैब्स पे ब्लड बैंक का काम नहीं किया जाता। ये एक अलहदा शोबा है, इसको अलहदा डॉक्टर, अलहदा टेक्नीशियन मॉनिटर करते हैं और इसका सारा मेकनिज़म ही सेपरेट है। डॉक्टर साहब, हमारा जो DHQ हॉस्पिटल है, क्या ये इस हवाले से ख़वातीन के हवाले से जच्चा बच्चा की सहूलियात जो हैं यहाँ पूरी? जच्चा बच्चा माशाल्लाह अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। ट्रेंड 4 गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। एमओज़ भी 24/7 काम कर रहे हैं। एमरजेंसीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से डील हो रही हैं और उसकी बैकबोन जो कि ब्लड बैंक है उसमें भी इनफ स्टॉक होता है। ईच टाइम 24/7 जो है वो 80+ हम स्टॉक रखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जो भी इमरजेंसीज आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें ब्लड मिलता है, जो कि स्क्रीन्ड भी होता है, प्रॉपर क्रॉस मैच के बाद प्रॉपर स्टोरेज होती है। तो मेरा ख़्याल है कि DHQ इज़ द बेस्ट प्लेस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बात कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि
जो दूध है वो रिकमेंड किया जाता है कि आप जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आप ये दूध उसे फौरी लगवा दें। एक ये बात पे मुझे हमेशा इतराज़ रहा कि ये क्यों करते हैं ऐसे, और दूसरा ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें ख़ास तौर पर एक मैं समझता हूँ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि वो फौरी रेफ़र करते हैं कि आप किसी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? चिल्ड्रन पीएचसी जो है अब लाइसेंस उन्हीं हॉस्पिटल को देता है जहाँ पे नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन होता है, वही गायनाकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को रिसीव करना और उसकी पहली 10 मिनट्स का जो एपकार स्कोर है वो पीडियाट्रिशियन ही कर सकता है। हम उसकी सिर्फ जस्ट क्राई से ये असेस नहीं कर सकते कि ये बच्चा जो है इसको नर्सरी की ज़रूरत है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो पीडियाट्रिशियन ही करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हॉस्पिटल जिसमें माइज़ हॉस्पिटल भी है, हमारा भी डिलीवरी हो या सिजेरियन हो हर बच्चा पीडियाट्रिशियन ही रिसीव करता है। दूसरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बेटर काउंसलिंग की जाती है मिल के हवाले, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत कम होते हैं, DHQ के हवाले लिहाज से बहुत कम पेशेंट हैं, और जो लोग एंटीनेटल काउंसलिंग ले रहे होते हैं जिस डॉक्टर से, वो 7th मंथ से हम उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि आपने लैक्टेशन क्या करनी है, क्लोस्ट्रम की क्या इम्पोर्टेंस है, और इवन हमारा स्टाफ भी ट्रेंड होता है जो कि जाके पहली ब्रेस्ट फीड खुद करवाता है। जी नाज़रीन, जहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे डॉक्टर सुमेरा आरिफ साहिबा के साथ, और उनसे सच्ची और खरी बातें की जाएंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज हमारे पास मेहमान हैं डॉक्टर सुमेरा आरिफ साहिबा। इनसे जानते हैं कि 12 रेस्टोरेंट पर आकर इसका टेस्ट, इसकी सर्विस और इसका एनवायरनमेंट इन्हें कैसा लगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आई हूँ, बल्कि मुझे लगा कि मैंने मिस किया काफ़ी देर। यहाँ काफ़ी इवेंट्स हुए हमारे डॉक्टर्स के भी, मैं नहीं आई उसमें, मुझे लगता है मैंने मिस किया, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, फैमिली हॉल बहुत अच्छा है, लोगों को यहाँ आना चाहिए, और टेस्ट भी अच्छा है। झंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैमिलीज़ के पास यहाँ आने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हम कर रहे थे इंटरव्यू में कि थैलेसीमिया पे जो मरीज़ हैं इन्हें ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि थैलेसीमिया जो मर्ज़ है ये फैलती कैसे है, इसकी क्या वजूहत हैं, फिर बात करेंगे कि ब्लड कौन कौन दे सकते हैं। थैलेसीमिया फैलती तो वो तो मर्ज होता है जो पहले। थैलेसीमिया तो एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोलेबल है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंसेगुअस मैरिज है जो उसको रोकना चाहिए, कज़न मैरिजेस से अवॉइड करना चाहिए, और शादी से पहले ख़ास तौर पे उन ख़ानदानों में जिनमें थैलेसीमिया के बच्चे रोज़ खून लगवा रहे होते हैं, हम उनको ओरिएंटेशन भी देते हैं कि आप अपने जो है, लोग थैलेसीमिया पे वर्क भी बहुत हो रहा है, फील्ड्स में जाते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, उनके टेस्ट करवाने चाहिए, और कैरियर से शादी नहीं होनी चाहिए। और अगर शादी हो भी जाती है, शादी के बाद पता चलता है कि दोनों पार्टनर्स कैरियर हैं और कपल कंसीव कर लेता है, तब भी अपॉर्चुनिटी होती है 12 वीक्स पे भी, 20 वीक्स पे भी टेस्ट होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, तो उसको मैनेज किया जा सकता है ताकि थैलेसीमिया के बच्चे कम से कम पैदा हों। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा बात की है कि एक तो कज़न मैरिज से जो है ना वो परहेज़ करना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर खुदा न खासा आपको कोई लगता है कि ऐसे कोई सिस्टम एक्टिव हैं तो आप टेस्ट करवा लें, और उस खतून को 15 से 20 हफ्ते के अंदर भी पता चल जाता है। 12 हफ्ते पे भी, जब प्रेगनेंसी का तीसरा माह होता है तब भी टेस्ट होते हैं, और अगर कोई तीसरे माह में मिस हो जाता है, बाद में पता चलता है, तो 20 वीक्स तक ये टेस्ट हो सकता है कि माँ के पेट में जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर का है या थैलेसीमिया कैरियर है।
तो उसको उस टाइम पे मैनेज किया जा सकता है ताकि माशरे में कम थैलासीमिया के बच्चे हों। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त तो पाकिस्तान में कितने बच्चे इसके मुतासरीन हैं थैलेसीमिया? ओवरऑल पाकिस्तान तो नहीं, हमारे पास जो झंग में है ना वो 2700 बच्चा है। अच्छा, हमारे शहर झंग में इतना बच्चा है, तो इनका ब्लड कैसे अरेंज होता है? ये तो रेगुलर इन्हें ब्लड चाहिए होता है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? या अगर मैं DHQ की बात करूं तो DHQ क्या सर्विस है? DHQ लेवल पे 1000 बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं जिनको हम रेगुलरली ब्लड देते हैं। शुरू में इनकी रिक्वायरमेंट मंथ के बाद होती है, 2 मंथ्स के बाद में होती है, फिर ये वीकली बेसिस पे हमारे पास आ रहे होते हैं। जैसे जैसे इनकी एज ज़्यादा होती है या बच्चियां जो हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है या स्प्लीन बड़ी हो जाती है, ब्लड सेल्स जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए हम अच्छा स्टॉक रखते हैं। वॉलंटियर डोनर्स आते हैं जो हमें ब्लड दे के जाते हैं, तो उसको हम स्टॉक में रख के ये बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें हम ब्लड देते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात आप कर रहे हैं कि जो डोनर हैं इसे कैसे अरेंज करते हैं? ये एक मुश्किल काम है, आजकल लोग ब्लड नहीं देते, कोशिश होती है कि जनाब नहीं देना, चाहे कोई अपना भी है तो किसी और से बाहर से ख़रीद के ले दे रहे होते हैं। क्या इसका कोई हेल्थ पे असरात होते हैं जो लोग नहीं देते? ब्लड देने से हेल्थ पे कोई असरात नहीं होते। हमारे खून के जो खुलियात हैं जिसमें सबसे लंबा टाइम स्पैन रेड ब्लड सेल्स का है और यही इन बच्चों को चाहिए होते हैं, वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रॉय होने से पहले अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं, किसी एक इंसान की जान को बचा लेते हैं, गोया आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे जो हेल्दी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ब्लड डोनेशन की एज जो है वो 18 से 50 इयर्स तक है। जो हेल्दी लोग हैं वो वॉलंटियरली आएँ, हम उन्हें वेलकम कहेंगे, ब्लड बैंक में आके अपने आप को रजिस्टर कराएं, जो कि एक सेफ़ इदारा है, यानी सरकारी तौर पे उन्हें रजिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक दौर में ये होता था कि कैंपेन होती थी कोई आगाही के हवाले से, इस हवाले से आपका कोई डिपार्टमेंट कोई ऐसी कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को अवेयर किया जाए कि ये ब्लड देने में कोई नुकसान नहीं है? मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके हमने कैंप्स भी किए हैं और अवेयरनेस कैंपेन की हैं। हम इस कोशिश में हैं कि हम DCO से मिलें MS के थ्रू, और जो सरकारी जितने भी इदारे हैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन को ज़्यादा एक्टिव करें और वहाँ पे ब्लड डोनेशन के जो है वो एक रेगुलराइज़ करें कि हमने 3 मंथ्स के बाद जाना है, 6 मंथ्स के बाद जाना है, तो एक सिस्टम को रेगुलराइज़ किया जाए और प्रॉपर वहाँ से डोनेशन ली जाए ताकि हम मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम थैलासीमिया के बच्चे, डायलिसिस के पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं, गायनी की एमरजेंसीज़ हैं, हम मैक्सिमम ब्लड डोनेट कर सकें। डॉक्टर साहब, आखिर पे मैं चाहूँगा कि आप ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज देंगी, और उसके अलावा नौजवानों के लिए कि ब्लड देने के हवाले से भी मैं चाहूँगा कि एक मैसेज आप दें, और ख़वातीन के लिए भी जो कम उम्र में शादी कर देते हैं उनके वालिदैन को भी आप मैसेज दे सकें। कम उम्र की शादी बहुत सारे मसाइल साइकोलॉजिकल हैं और मेडिकली भी बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। तो जब बच्चा मैच्योर हो जाए, एटलीस्ट 18 इयर्स की बच्ची हो जाए, ताकि वो अपने आप को भी मैनेज कर सके, अपनी डाइट को मैनेज कर सके, अपनी प्रेगनेंसी को मैनेज कर सके, तब होनी चाहिए। और नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, एडल्ट्स हैं, उन सब के लिए मेरा मैसेज है कि वो अपना ब्लड डोनेट करें, बजाय कि वो 3 मंथ्स के बाद ज़ाया हो जाए। इसका कोई नुकसान नहीं है, और सरकारी इदारों में जाके ब्लड डोनेट करें और उसका रिकॉर्ड भी लें कि आपका ब्लड जो है वो किस को डोनेट किया गया, किस टाइम पे दिया गया, वो प्रॉपर स्टोरेज है उसकी या नहीं। तो हम सबको वेलकम कहते हैं कि वो आएँ और हमसे सिटिंग करें। मुख्तलिफ NGOs भी आ सकती हैं, हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं ताकि हम मैक्सिमम लोगों को ब्लड डोनेट कर सकें। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमें टाइम दिया, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो आपने बातें की हैं और नौजवानों के लिए उम्मीद है उन्हें ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और आपसे भी हमारा ये गाहे बगाए जो सवालात का सिलसिला है ये जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।